हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 19 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक रोडामाइन बी, ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो ये बताना है कि किससे रिलेटेड है। ए ऑप्शन है एक प्रकार का केमिकल है, बी एक प्रकार का मेडिसिन है, या फर्टिलाइजर है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। रोडामाइन बी जो है से एक प्रकार का केमिकल है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये शुगर कैंडी जो है इसमें ये केमिकल पाया जाता है, और ये केमिकल के कारण कैंसर होने का खतरा रहता है। देखिए, अभी तमिलनाडु बैन सेल ऑफ कॉटन कैंडी आफ्टर टेस्ट रिवील प्रेजेंस ऑफ कैंसर काउजिंग डाइज। ये केमिकल का यूज डाइंग में यूज होता है, डाइंग ऑफ क्लॉथ, लेदर। तो इस केमिकल का मेनली यूज डाइंग के लिए यूज होता है, लेकिन अभी ये जो शुगर कैंडी है इसमें भी इस केमिकल को पाया गया है, तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने इस शुगर कैंडी के सेल पे बैन लगा दिया है। और इंडिया में इसका टेस्ट करता है, इस पे खाने वाले प्रोडक्ट पे ध्यान रखता है कि कोई भी गलत ना हो। एफएसएसआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने सैंपल कलेक्ट किया था तमिलनाडु से और पुडुचेरी से, उसमें ये केमिकल पाया गया है जिससे में कैंसर होने का खतरा रहता है। तो इसलिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट इस शुगर कैंडी के सेल पे बैन लगा दी है। इस केमिकल का अगर कलर देखें तो ये ग्रीन कलर का होता है, और जब वाटर के साथ इसको मिक्स किया जाता है तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। रोडामाइन बी, ये एक प्रकार का केमिकल है। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो सेवेंथ शेड्यूल से रिलेटेड है। ये बताना है कि इन तीनों पेयर में से कौन सा पेयर सही है। पहला बैंकिंग, क्या वो यूनियन लिस्ट में है। दूसरा एजुकेशन, क्या वो स्टेट लिस्ट में है। थर्ड है ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या वो करेंट लिस्ट में है। तो इन तीनों पेयर में से कौन कौन सा पेयर करेक्ट है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए, एनी वन, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पेयर जो है बैंकिंग, ये यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है, लेकिन ये दोनों उल्टा है। एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में मेंशन्ड है, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट में। सेवेंथ शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हैं, उसमें से सेवेंथ शेड्यूल जो है सो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है कि किस सब्जेक्ट पे किसके पास अधिकार है उस पे लॉ बनाने का। तो इसमें तीन तरह के सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अभी टोटल 100 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 97 थे। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 66 थे। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 47 थे। तो ये कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, ये सारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। और स्टेट लिस्ट में जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रिजन, लोकल लोकल गवर्नमेंट, ये सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, ये सारे कंकरेंट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास अधिकार होता है उस पे लॉ बनाने का। यूनियन लिस्ट में यूनियन के पास अधिकार होता है लॉ बनाने का। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास अधिकार होता है उस पे लॉ बनाने का। लेकिन अगर एक किसी भी कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन लॉ बना देती है, तो स्टेट की बनी हुई लॉ पे यूनियन का लॉ डोमिनेट कर जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है। और इसी से एक रिलेटेड है रेसिड्यूरी पावर।
रेसिड्यूरी पावर का मतलब वो होता है कि कोई भी मैटर इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो वो रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास होता है उस पे लॉ बनाने का। जैसे साइबर लॉ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये साइबर क्राइम वगैरह कोई शब्द नहीं थे, तो ये कोई भी लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया था। तो ये पावर चला जाता है सेंटर के पास कि जो भी सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं हो, तो उस पे सेंटर लॉ बनाती है। यहाँ पे एक पॉइंट है, द सेवेंथ शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। देयर आर थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेवन शेड्यूल से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन 61 अभी हैं। और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट थे, अभी 52 है। तो ये टोटल 5 जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ऐड हो गए थे, ये ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत टोटल 5 जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे, उनको कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। वो सब्जेक्ट पहला था एजुकेशन, दूसरा था फॉरेस्ट, तीसरा वेट एंड मेजर, डी था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, एंड पांचवा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में थे, उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो ये था 7th शेड्यूल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, वो लिम्फेटिक फिलारिसिस, इसको इन्फ्लैंटेसिस भी बोलते हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है? पहला एक प्रकार का स्पीसीज है, या बी ऑप्शन एक डिजीज है, सी या वैक्सीन है, या डी नन ऑफ द अबव। ये एक प्रकार का डिजीज है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लिम्फेटिक फिलारिस एक प्रकार का ट्रॉपिकल डिजीज है, जनरली ये ट्रॉपिक्स में एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये डिजीज होता है। ये देख सकते हैं, इसको हिंदी में हाथी पांव भी बोलते हैं। ये मॉस्किटो के काटने से होता है। इस डिजीज में इन्फेक्ट करता है फिलैरिकल पारासाइट स्प्रेड बाय मॉस्किटो। इस फिलैरियल पारासाइट जो है, ये स्प्रेड करता है मॉस्किटो के काटने से। इस डिजीज में ये डिजीज इम्पेयर कर देता है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। ये डिजीज लिम्फेटिक वेसल के फंक्शन को इम्पेयर करता है। इसका WHO के माने तो, अगर WHO इसका 3 डोज ट्रीटमेंट रिकमेंड करती है, इसका ट्रीटमेंट 3 डोज ट्रीटमेंट WHO के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ये 3 दवाइयों का मिश्रण से इसको ट्रीट किया जाता है। और इंडिया का एम है कि 2027 तक इस डिजीज को इस देश से एलिमिनेट कर देना, जो कि ग्लोबल टारगेट से 3 साल पहले है। क्योंकि ग्लोबल टारगेट जो है सो 2030 तक इस डिजीज को एलिमिनेशन के लिए है। इंडिया टारगेट है 2027 तक। इंडिया जो ट्रीटमेंट फॉलो करता है, वो MDA, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस ट्रीटमेंट को फॉलो करता है इंडिया इस डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए। और इंडिया इसके लिए कई एक इनिशिएटिव भी चला रही है, ताकि ये 2027 तक इस डिजीज को बिल्कुल खत्म किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो याया टोशो एक लेक है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? इसका सही जवाब है सी, लद्दाख। याया टोसो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी है लद्दाख के लिए। ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी है लद्दाख के लिए। ये लगभग समुद्र से 4820 फीट पे है। तो याया टोसो अभी न्यूज में था, ये लद्दाख में सिचुएटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। ये यूपीएससी 2023 में ये पूछा जा चुका है कि इन 4 देश में से कौन सा वो देश है जिसके पास अपना नेविगेशन सैटेलाइट है?
जापान, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? यहाँ पे सही जवाब ए है, जापान। यहाँ पे जापान के पास ही अपना सैटेलाइट है। अगर हम नेविगेशन सैटेलाइट की बात करें तो 4 देश जो हैं जिनके पास ग्लोबल सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में यूज़ होती है या नज़र रख सकते हैं। 4 ग्लोबल सिस्टम है 4 देश के पास। पहला है जीपीएस, ये है यूएसए का। एक फिर है ग्लोनास, GLONASS, ये है रसिया का। तीसरा है गैलीलियो, ये है यूरोपियन यूनियन का। और दूसरा है बाइडू, ये है चाइना का। तो ये 4 जो देश हैं इनका ग्लोबल लेवल पे पूरा अर्थ को कवर करते हैं ये नेविगेशन सैटेलाइट। और वहीं पे 2 हैं जो रीजनल लेवल पे कवर करते हैं। पहला है जापान का, क्वासी जेनेट जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ये जापान और उसके सराउंडिंग रीजन को ही केवल कवर करते हैं। तो ये लेकिन जापान का अपना ये नेविगेशन सैटेलाइट है। और दूसरा है इंडिया का नाविक। नाविक जो है से इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करती है और इंडियन टेरिटरी, इंडियन बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक इसका रेंज है। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लस बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक। ये डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो नेविक का ये भी दूसरा नाम है। ये नेविक की बात करें तो ये 7 सैटेलाइट से मिल करके बनता है और ये इंडियन लैंड मास को कवर करता है और साथ-साथ बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक इसका रेंज है। तो ये है नेविगेशन सैटेलाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो 6th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड ब्रह्मो समाज। सेकंड है, ही ऑथर द बुक सत्यार्थ प्रकाश। थर्ड है, ही वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियन इन 1876। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू। क्योंकि यहाँ पे थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट सही है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने आर्य समाज का तो स्थापना किया था लेकिन ब्रह्मो समाज का ये स्थापना नहीं किए थे। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बात करें तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात में हुआ था एज ए ब्राह्मण फैमिली में। दयानंद सरस्वती का ही बुक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको एक ट्रू पोजीशन भी बोलते हैं। ही वॉज एन इंडियन फिलोसफर, सोशल लीडर एंड फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इन्होंने ही आर्य समाज का गठन किया था। आर्य समाज एक रिफॉर्म मूवमेंट था ऑफ वैदिक धर्म, जो कि पहला कॉल दिए थे स्वराज के बारे में, इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876। पहला आर्य समाज जो है फॉर्मली बम्बई में 1875 में बना था और जिसका हेड क्वार्टर बाद में लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। पहला डीएवी भी इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था। वो 1886 में बना था लाहौर में और जिसके महात्मा हंसराज जो थे सो उस पहले स्कूल के प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे। ही सब्सक्राइब टू वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्णा। जो चतुर्वर्णा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो इसको ये प्रमोट करते थे। इनका मानना था कि जन्म से
कोई भी कास्ट नहीं होता है, नॉट बॉर्न इन एनी कास्ट। कोई भी जन्म से किसी भी धर्म में, जात में जन्म नहीं लेता है, उसके कर्म से डिसाइड होता है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो गए, बाय इट्स ऑक्यूपेशन। तो ये है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो लास्ट तक देखे तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।